जय हिंद। मैं सुनील यादव। आज का टॉपिक का नाम है मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग। आईएएस एग्जाम्स और पीसीएस सभी के लिए महत्वपूर्ण होता है ये। स्पेशली यहाँ पर जो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग दिया है वो एमपीपीएससी की यूनिट 10.2 में दिया हुआ है। हालांकि इसके साथ साथ आप देखें जो अदर स्टेट्स के इलेक्शन कमीशन होते हैं उनकी दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारे प्रावधान उससे रिलेवेंट होने ही वाले हैं। थोड़ी बहुत अपन स्पेशली एमपी के बारे में भी देख लेंगे। तो चलिए बिना देर कर इसको शुरू करते हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन एसईसी के नाम से इसे हम जानते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग बोलते हैं। जिस भी राज्य का होगा उसका नाम उसमें जोड़ दिया जाता है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात तो ये किस चीज़ के लिए बना हुआ है, तो राज्य में निर्वाचन कराने के लिए इसको बनाया गया है। केंद्र वाला जो निर्वाचन आयोग उससे बिल्कुल अलग है। बहुत ही सिंपल शब्दों में ध्यान लीजिए कि जो नगर निगम होते हैं, नगर निगम प्लस जो पंचायतों के चुनाव होते हैं उनको कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? राज्य निर्वाचन आयोग की होती है। ये किसके चुनाव नहीं कराते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा इनके चुनाव नहीं कराते। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव ये नहीं कराते हैं। तो यही सबसे खास भूमिका है। राज्य निर्वाचन आयोग कब बना है अगर हम देखें तो 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन कहलाता है। 73वां जाना जाता पंचायती राज की स्थापना के लिए, 74वां जबकि नगरीय निकाय के लिए। इसके लिए भारतीय संविधान में आपने भाग 11 और 12 भी जोड़ा हुआ है। उसके तहत इनका गठन किया गया है। आर्टिकल 243 इनसे संबंधित है। खास पॉइंट यह है कि बिगिनिंग में शुरुआत के 15 पार्ट्स में पंचायतों के बारे में दिया हुआ है, जबकि 15 के बाद के जो भी पार्ट्स हैं वहाँ पर आपको नगरीय निकायों के बारे में दिया है, यानी अर्बन बॉडीज़ के बारे में दिया हुआ है। 15 का मतलब क्या है? जब आप ABCD में से गिनने वाले हैं तो 15 नंबर पर क्या आता है? आपका O आता है। तो इसका मतलब है कि O तक क्या दिया होगा? आपको पंचायतों के बारे में दिया। यानी कि अगर कहा जाए कि 243 अंडर सेक्शन A, अंडर सेक्शन B, अंडर सेक्शन C, O तक किसके बारे में दिया है? तो ये पंचायतों के बारे में दिया है। जबकि उसके आगे जो शुरू होता है PQRST, यहाँ से लेकर Z तक जो दिया हुआ है आपको, वहाँ पर दिया हुआ है नगरीय निकायों के बारे में या उनसे संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। सीधी बात, राज्य निर्वाचन आयोग जो होता है वह नगर निगम और पंचायतों के चुनाव कराने के लिए होता है। त्रिस्तरीय हमारे यहाँ पर व्यवस्था है प्रत्येक राज्य में लगभग। पंचायतों में भी त्रिस्तरीय है। जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत बोलते हैं, नगर निगम बोलते हैं, नगर पालिका बोलते हैं, नगर परिषद बोलते हैं। तो इन तीनों स्तरों के जो चुनाव कराने की जिम्मेदारी होती है वह राज्य निर्वाचन आयोग की होती है। 2021 में मध्य प्रदेश में इनकी भूमिका देखने को मिलेगी, क्योंकि पंचायतों के भी चुनाव होने और नगरीय निकायों के चुनाव होने हैं। तो उस दृष्टि से थोड़ी सा आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। सिलेबस में भी स्पेशली शामिल किया गया है। संभावना पूरी बनती कि इससे रिलेवेंट करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन संबंधी प्रावधान कहाँ पर दिए गए हैं इस चीज़ को देख लेते हैं। आप दो जगह पर दिए हैं। आर्टिकल 243 अंडर सेक्शन के, यहाँ पर पंचायतों के संदर्भ में दिया गया है, जबकि 243 अंडर सेक्शन ZA के बारे में यदि हम बात करें, यहाँ पर दिया हुआ आपको नगरीय निकायों के निर्वाचन कराने के संदर्भ में प्रावधान। यानी सीधा सा क्वेश्चन यह पूछेगा, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2019 में पूछा भी गया था कि पंचायती राज व्यवस्था है या उसके जो चुनाव हैं वह किसके तहत या किस आर्टिकल के तहत कराए जाते हैं, या निर्वाचन आयोग को यह शक्ति किस आर्टिकल के तहत दी गई है कि वह पंचायतों के चुनाव कराए। तो उसका आंसर क्या होगा? 243 अंडर सेक्शन 3 होगा, यदि पंचायतों के बारे में पूछा गया है। लेकिन यदि यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा गया हो कि नगरीय निकाय, नगर निगम, नगर पालिका इनके चुनाव कराने संबंधी प्रावधान और इसकी शक्ति राज्य निर्वाचन आयोग को किस आर्टिकल में दी है संविधान के, तो उसका आंसर क्या होगा? 243 अंडर सेक्शन ZA। इस पॉइंट को थोड़ी सा याद रखिएगा। ये जो संविधान में आपके अनुच्छेद दिए हुए हैं उसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। दो बातों को देखें। पहली बात तो सबसे पहला पॉइंट अपन देख लेने वाले हैं। आर्टिकल 243 हमने कहा, 243 में पंचायतों के बारे में भी दिया है कहा आपसे, और 243 में ही आपको नगरीय निकायों के बारे में भी दिया गया है। अब मैंने कहा आपसे वहाँ पर कि 243 के अंतर्गत 15 तक के आर्टिकल जो है पंचायतों से है। 15 तक का मतलब होगा A, B, C, D, इस तरह से करके मैं आपसे बोल रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है? देखिए, इसमें क्वेश्चन ये पूछेगा कि पंचायतों के बारे में प्रावधान कहाँ पर दिया हुआ है या परिभाषा वगैरह कहाँ दी हुई है, तो उसका आंसर क्या होगा? 243। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि पंचायतों में यानी कि ग्राम सभा जो होती है उससे संबंधित प्रावधान कहाँ दिए हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? 243 अंडर सेक्शन A। सबसे पहले ग्राम सभा होगी। 243 अंडर सेक्शन B में क्या दिया है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, ये आपको थोड़ी से मालूम होने ही चाहिए। 243 अंडर सेक्शन B में आपको दिया है पंचायतों के संविधान के बारे में प्रावधान दिया हुआ है।
243 अंडर सेक्शन डी में क्या दिया है, तो डी यानी कि चौथे नंबर पर आता है, यानी कि 4 के डिजिट से आप याद रखोगे। आरक्षण में 4 शब्द होता है, इसका मतलब है कि पंचायतों में जो आरक्षण संबंधी प्रावधान वो कहाँ दिए हैं, 243 अंडर सेक्शन डी में दिए गए हैं। पंचायतों की कर लगाने की व्यवस्था या उनके पास में जो राजस्व के स्रोत हैं उससे संबंधित प्रावधान कहाँ दिए हैं, तो 243 अंडर सेक्शन आई। आई फॉर क्या होता है, इनकम होता है, तो ऐसे करके याद रखिएगा। अब ये आपको बताने का उद्देश्य ये भी है, मान लीजिए हिंदी मीडियम से, तो वहाँ पर क्या देगा कि 243 अंडर सेक्शन का में क्या दिया, तो का से जब आपको शुरू करना पड़ेगा तो ध्यान देने वाली बात है, का आता है, का के बाद में खा आता है, गा आता है, घा आता है, इंगा आता है, फिर उसके बाद में आप देखेंगे चा आता है, छा आता है, जा आता है, झा आता है, यहाँ आता है साहब जी। तो इसको नंबरिंग गिनना पड़ती है 1 2 3 4 5। अब मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए ग्राम सभा कहाँ दी है, तो 243 अंडर सेक्शन एक का कहलाएगा। ए आने नंबर 1, तो यहाँ पर का कहलाएगा। कहा जाएगा कि संविधान कहाँ दिया, तो वो कहलाएगा 243 अंडर सेक्शन खा। ऐसा हिंदी में आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, इन बातों को थोड़ी सा समझ लीजिए। आरक्षण कहाँ दिया है, तो क्या बताओगे हिंदी में, 243 अंडर सेक्शन घा में दिया हुआ है। मान लीजिए इस तरह से कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप ऐसे बनाइएगा, उसका काउंटिंग ऐसे की जाती है। इनकम संबंधी पूछा जाए तो आपको मालूम है इनकम आई किस नंबर पर आता है, तो आपके 9th नंबर पर आता है। तो यहाँ पर 9th नंबर आपको मालूम होना चाहिए कि काका गागा है, इसमें 9वें नंबर पर कौन सा आता है, तो ये वाला पॉइंट आएगा। तो आप वहाँ पर क्या बता देने वाले हो, दैट इज़ झा करके बता दोगे, 243 अंडर सेक्शन झा। इस पॉइंट को बड़े अच्छे से समझ लीजिए, कई बार विद्यार्थी इसको लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी तरह हम बात करें आगे, जैसे मैंने आपसे कहा कि 243 अंडर सेक्शन जेड ए, इसमें दिया हुआ आपको नगरीय निकायों के चुनाव संबंधी प्रावधान दिए हुए कि राज्य निर्वाचन आयोग को शक्ति प्राप्त है। अब जेड मान लो नहीं पहचान पा रहा कोई हिंदी मीडियम का विद्यार्थी, इसको कैसे बनाओगे। जेड आता है किस नंबर पे, 26वें नंबर पे, 26 नंबर पे। तो आपको यहाँ पर हिंदी की ये जो वर्णमाला है इसमें आपको ज्ञात होना चाहिए कि 26वें नंबर पर क्या आता है। तो या यज्ञ का अपन पढ़ेंगे जब उस चीज़ को तो मिल जाएगा। तो आपको ये पूरी वर्णमाला यदि आती है तो आप बना लोगे, नहीं तो सीधी सी बात, हिंदी में आपको याद नहीं आ पा रहा है या नहीं बन पा रहा है तो एक बार ऑप्शन को इंग्लिश में ज़रूर देख लीजिएगा, चाहे आप हिंदी मीडियम के हों चाहे इंग्लिश मीडियम के, इस बात को क्लैरिफाई रखें। अब ये जो आपने प्रावधान समझे जो मैंने आपको बताए, इसी के अनुसार ध्यान रखिए कि कई बार आर्टिकल पूछ लेता टफ हो जाता है, और खासकर हिंदी मीडियम वालों के तो और भी ज़्यादा टफ हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा है 243 अंडर सेक्शन टा टमाटर का, इसमें क्या दिया हुआ था, तो यहाँ पर दिया हुआ राज्यपाल के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग में एक आयुक्त को नियुक्त किया जाएगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना। अब टा मान लीजिए आप नहीं पहुँच पा रहे हैं कि कौन सा कहलाएगा, तो नंबरिंग से ध्यान रखिएगा। जैसे वहाँ बताया का आता है, का, खा, गा, घा, इंगा, क्लियर, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा करके आता है। तो अब देखो आप यहाँ पर गिनना, का यानी 1, खा यानी 2, गा यानी 3, घा यानी 4, इंगा यानी 5, ये 6, 7, 8, 9, 10, ये तो 10 हो गए। और टा किस नंबर पे आ रहा है, 11 पर आ रहा है, यानी कि इसका आंसर क्या कहलाएगा, 243 अंडर सेक्शन 11 भी आप इसको बोल सकते हो। या फिर इंग्लिश का लेटर 11वें नंबर पे कौन सा आता है, तो अपन को पता है एजॉटी वगैरह आपको जानते होंगे, तो ये 10वें नंबर पे आता है, 11वें नंबर पे क्या जाने वाला है, 243 अंडर सेक्शन के आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से बनाइएगा। अब आप चाहे हिंदी मीडियम के हों, चाहे आपको इंग्लिश में दिया हो, चाहे उसके अंडर सेक्शन में नंबरिंग दे दिया गया हो, इस कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छे से समझिए। कई बार विद्यार्थी इसको लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रावधान है आपके यहाँ पर 243 अंडर सेक्शन के, 243 अंडर सेक्शन जेड ए, राज्य निर्वाचन आयोग संबंधी प्रावधान इत्यादि आपने देख लिए। गत वर्ष में क्वेश्चन भी आया, बता चुका हूँ, MPPSC में क्वेश्चन आया और विभिन्न PCS में, IAS वगैरह में इस पर क्वेश्चन आ चुका है। सेम जैसा कि केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त होता है उसी तरह के प्रावधान यहाँ पर राज्य वाले में है। केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त के जो दर्जा होता है, कभी भी याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायमूर्ति होते हैं उनका दर्जा प्राप्त होता है, राज्य वालों को हाई कोर्ट के न्यायमूर्तियों का दर्जा प्राप्त होता है। सुरक्षा संबंधी प्रावधान भी उनके लिए सेम ही किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बार नियुक्ति के पश्चात में उनकी सेवा में या उनके वेतन भत्ते पेंशन इत्यादि में किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। सेंटर वाले जो होंगे निर्वाचन आयुक्त, उनकी नियुक्ति करते हैं कभी भी प्रेसिडेंट, जबकि राज्य वालों की नियुक्ति करने वाले हैं राज्यपाल। तो इन तरह से आप चीज़ों को कंपैरेटिवली देखिए। हो सकता है आपसे कि दोनों के बारे में चाहे प्रीलिम्स में या मेंस में कंपैरेटिवली लिखने के लिए क्वेश्चन आ जाए। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग हो चाहे कोई सा भी राज्य निर्वाचन आयोग हो, वह अपने आप में एक स्वतंत्र संस्था होती है। जैसा कि कहा,
लाभकारी परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है नियुक्ति के पश्चात में। यह ऐसा प्रावधान इसीलिए किया जाता है ताकि वो स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें और कोई भी सत्ताधारी उनके कार्य में हस्तक्षेप ना कर सके या कार्यपालिका उनके कार्य में हस्तक्षेप ना कर सके, यह उसकी वजह होती है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना 1 फरवरी 1994 को की गई थी। रीज़न क्या है, 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 92 में पास हुआ था, 93 से आपके यहाँ पर ये लागू होता है। मध्य प्रदेश में इसी के तहत इसकी स्थापना की गई है। इस अधिनियम के पास होने के पश्चात में राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना करने वाला प्लस इलेक्शन कराने वाला भारत का फर्स्ट राज्य कहलाता है एमपी। इस पॉइंट को याद रखिएगा, गत वर्षों में पूछा गया क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में अभी तक कितने बार पंचायती राज व्यवस्था या अर्बन बॉडीज़ के चुनाव किए जा चुके हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। 5 बार अभी तक मध्य प्रदेश में चुनाव हो चुके हैं, इलेक्शन हो चुके हैं इसके तहत। प्लस आगे भी संभावना है कि क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश में कितने निर्वाचन आयुक्त अभी तक बने हैं, कमिश्नर रह चुके हैं। तो उसका आंसर याद रखिएगा कि 6 हैं। कौन कौन है देखें। सबसे पहले बने थे श्री NB लोहानी। लोहानी जी बहुत ही फेमस नाम है अपने आप में, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश राज्य के राज्य निर्वाचन आयुक्त तो कौन थे, सबसे फर्स्ट वाले प्रथम कौन थे, तो NB लोहानी। इसमें किसी दिन MPPSC आपसे पूछ देगा क्वेश्चन उठाकर कि NB लोहानी जी का पूरा नाम क्या था, फुल नेम ऑफ NB लोहानी साहब। ठीक, तो पहले थे NB लोहानी, दूसरे थे श्री गोपाल शरण शुक्ल जी थे, तीसरे ध्यान रखिएगा आदित्य विजय सिंह जी थे, चौथे डॉक्टर अजीत राय ज़्यादा, 5वें R परशुराम जी और 6वें तथा वर्तमान में जो हैं वो BP सिंह उर्फ बसंत प्रताप सिंह जी, जिनको हम जानते हैं वो हैं। MPPSC प्रीलिम्स 2019 में निर्वाचन आयोग पर प्रश्न आया हुआ था। 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उनमें से कहा गया था कि इनमें से कौन राज्य में निर्वाचन आयुक्त तो नहीं रहा है। 3 नाम जो थे वो इनमें से दिए गए थे आपको। एक नाम जो था वह अलग से दिया था श्री अवनी वैश्य जी का। वो मुख्य सचिव जरूर रहे मध्य प्रदेश राज्य में, लेकिन कभी वो निर्वाचन आयुक्त नहीं बने हैं। तो यह क्वेश्चन प्रीलिम्स 2019 में रिसेंटली आया हुआ है और भी इससे संबंधित क्वेश्चन आए तो थोड़ी सा इनको आप याद रख सकते हैं। मान लीजिए आपको इसको याद रखना है तो उसके लिए मैं आपको एक टेक्निक बताना चाहूँगा। एक कोड आप याद रख लीजिए, लोग वीर पावें, ऐसे करके आप उसका कोड याद रखिएगा कि लोग वीर बनना चाहते हैं, हर कोई चाहता है, पाना चाहता है वीरों को, तो लोग वीर पावें। ला से हो जाएंगे लोहानी जी, गा से हो जाएंगे गोपाल शरण, ठीक। वीर से क्या हो जाएंगे, दैट इज विजय सिंह। रा से हो जाने वाले हैं रायजादा, पा से हो जाएंगे परशुराम, जबकि बा से हो जाएंगे बसंत प्रताप सिंह। सिंपल से कोडिंग से आपको याद रह जाएगा कि अभी तक मध्य प्रदेश में कितने राज्य निर्वाचन आयुक्त रहे हैं, तो कुल 6 हैं। उनके नाम सिक्वेंसली कौन से हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन कभी कोई ये भी आ सकता है कि कहें कि साहब इनको असेंडिंग ऑर्डर में जवाइए या बाद से शुरू करते पहले क्रम की ओर जाइए, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और PSCS में ऐसे क्वेश्चन अनेक बार आए हुए हैं। अब चाहे आप मध्य प्रदेश का देखें चाहे अदर स्टेट्स का देखें, तो कुछ इस प्रकार से तैयार करिए। आप दूसरे स्टेट्स का भी देने वाले हों, छत्तीसगढ़ का या मान लीजिए राजस्थान UP वगैरह का देने वाले हैं, तो भी जब पढ़ें आप जो टेक्निक्स मैं आपको बता रहा हूँ इनको ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि पढ़ने के दौरान में अगर आपने इस तरह की चीज़ें सर्च करके पढ़ ली तो आपसे वहाँ पर आने वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। और यदि आपने केवल उसको यूँ ही नॉर्मल वे में पढ़ लिया है और आप सोच रहे हैं कि हाँ बन जाएगा हमसे, तो नहीं हो पाता साहब, काफ़ी क्लोज ऑप्शंस होते हैं। इसलिए इस तरह से या इस टेक्निक का यूज़ करते हुए पढ़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक चीज़ और भी देख लीजिए जो ट्रेडिशनल वे में आप नहीं देखते, मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग में एक सचिव भी होता है साहब जी, ठीक। कौन कौन रहे हैं सभी तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो सबसे पहले याद रख सकते हैं श्री प्रकाश चंद जी मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग में पहले सचिव थे। पदावधि उनकी दी है 94 से 95 के आसपास में थे। इसके पश्चात में यदि हम देखें तो महिला का नाम आप देख सकते हैं कि कौन ऐसी पहली महिला रही हैं जो कि सचिव के पद पर रही हैं। हालांकि इतना टफ क्वेश्चन कभी आया नहीं है, बट एक जस्ट कि हाँ आप उससे गुजर रहे हैं तो देख लीजिएगा। वर्तमान में सचिव कौन है उनके बारे में भी देख सकते हैं, शायद करंट से रिलेवेंट करके पूछते कि दुर्ग विजय सिंह जी हैं, इनको थोड़ी सा आप एक नज़र देख सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य बिल्कुल सिंपल से हैं साहब जी, जो आपको बताएगा कि 6 इलेक्शन, नगरीय निकायों के 3, पंचायतों के 3, आप ये देख लेंगे तो 3 + 3 6, इन निकायों के चुनाव कराना ही इनका सबसे पहला कार्य होता है। प्लस वोटिंग लिस्ट को तैयार करना साहब जी, पूरे उसको मॉनिटर करना, नियंत्रण रखना उसमें, ये सब कार्य उसके उनके होते हैं। इसके अलावा और भी कार्य हैं, सलाह संबंधी कार्य होगा, राज्य सरकार के द्वारा राज्यपाल महोदय के द्वारा किसी भी मामले में निर्वाचन संबंधित सलाह मांगी जाएगी तो आप देंगे।
प्रतिवर्ष आप रिपोर्ट भी सबमिट करेंगे, तो किसको, गवर्नर को रिपोर्ट सबमिट करने वाले हैं। तो ये सब उनके कार्यों के अंतर्गत गिना जाता है। प्रीलिम्स में तो हालांकि नहीं आता, परंतु मेंस में मान लीजिए लिखने के लिए आए तो कुछ इस तरह से उसको एक असेंडिंग ऑर्डर में जमा कर लिख दीजिएगा। लास्ट यहाँ पर हम देख सकते हैं कि राज्यपाल की भूमिका क्या होती है निर्वाचन आयोग के संदर्भ में। सिंपल सा पॉइंट है कि राज्यपाल द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं साहब, तो वही सबसे पहले सर्वे सर्वा हैं, ठीक। लेकिन नियुक्ति के पश्चात में फिर उनका नियंत्रण नहीं रहता, वह अपने पद पर स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। पद तथा सेवा शर्तें वगैरह जो भी हैं, जो भी राज्य सरकार में के द्वारा विधान बनाकर तय की जाएँ तो वह होती हैं। तो इन पॉइंट को देख लेंगे। एज वगैरह के बारे में आप देख सकते हैं कि हाँ, एज ड्यूरेशन वगैरह किसकी क्या है, तो ये पॉइंट एक जनरल वे में आ जाएगा। एक लास्ट पॉइंट कि राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत जब भी आचार संहिता लागू हो जाएगी, इलेक्शन होने वाले हैं, तो राज्य सरकार के जितने भी कर्मचारी होंगे आचार संहिता लगने के पश्चात में राज्य निर्वाचन आयुक्त के अधीन कार्य करते हैं। लेकिन राज्य सरकार के ही कर्मचारी, सेंटर वाले नहीं कहा आपसे यहाँ पर। तो इन पॉइंट को ध्यान रखिए, इसमें कथन कारण वाला क्वेश्चन हो सकता है, आपसे पूछ दे। तो इस तरह हमने देखा, ये था मध्य प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयोग। काफ़ी कम समय में हमने बहुत ही अच्छे से इसको समझने का प्रयास किया है। इसके साथ ही साथ मैंने जैसा आपसे कहा कि क्वेश्चंस भी लगाइए, साथ ही लिस्टों को भी आप बार बार देखें। गत वर्ष में लिस्टों की संख्या पूछी गई है कि कौन कौन निर्वाचन आयुक्त रहा है, नहीं रहा है, उनका असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, इस तरह से करके क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसको थोड़ी सा गंभीरता से देख लें, उनको लर्न कर लें बहुत अच्छे से, शायद क्वेश्चन उससे रिलेवेंट बन जाए। इसके अलावा भी आप जो भी पढ़ना चाहें, जो भी आपके पास में टेक्स्ट बुक हो, एनसीईआरटी वगैरह, वो आपको पढ़ना चाहिए, बिल्कुल भी मना नहीं कर रहा हूँ मैं। परंतु जितना अभी इस वीडियो में आपको बताया है, इसको बहुत अच्छे से समझ लें, पढ़ लें, 2-4 बार वीडियो देख लें, मैं कहना चाहूँगा आपको, क्योंकि मैक्सिमम संभावना जो होगी वो क्वेश्चन इतने में से, बीच में से ही आएगा, चाहे स्टेट के पीसीएस हो, चाहे एमपी पीएससी का प्रीलिम्स का एग्जाम हो। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ से बन जाएंगे। 90-95% संभावना कि आप क्वेश्चन बड़े ही आसानी से बना लेंगे। इसके साथ ही यह भी बताना चाहूँगा कि हमारे पास में ऑनलाइन तथा ऑफलाइन क्लासेस दोनों ही अवेलेबल हैं। यूट्यूब वगैरह में उतना अधिक समय दे नहीं पाते हैं विद्यार्थी को, ताकि आपको सारे टॉपिक बताए जा सकें। यही समस्त टॉपिक आपको जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, विधिवत यदि आप चाहते हैं तो आप ऑनलाइन तथा ऑफलाइन हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। उससे निश्चित रूप से आपको बहुत ज़बरदस्त लाभ होगा, क्योंकि उसमें समय की मात्रा भी ज़्यादा होती है, कंटेंट की मात्रा भी काफ़ी अधिक होती है, प्लस आप एक अंडर गाइडेंस पर रहते हैं एक अच्छे से शिक्षक के, तो इसका बहुत ज़बरदस्त लाभ मिलता है। और ये क्लासेस ना केवल प्रीलिम्स के होंगी, बल्कि प्री कम मेंस के अप्रोच पर होंगी। साथ ही साथ इंटरव्यू में अपनी पर्सनैलिटी को कैसे निखारें, इन पर भी होती हैं। तो आपको जो भी कन्वीनियंट लगे, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू। जय हिंद।